नमस्ते, मैं शबनम, प्रवक्ता डाइट सोनभद्र डीएलएड 4th सेमेस्टर की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत करती हूँ। हमारा आज का टॉपिक है लिपि की सभी ध्वनियों के लिपि संकेतों को पहचान कर शुद्ध रूप में पढ़ना। ठीक है, तो लिपि आप सब जानते हैं कि हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि क्या है? ये भारतीय लिपि है जिसमें अनेक भारतीय भाषाएं तथा कई विदेशी भाषाएं लिखी जाती हैं या बाएं से दाएं लिखी जाती हैं। इसकी पहचान एक क्षैतिज रेखा से है, ठीक है, जिसे शिरोरेखा कहते हैं। संस्कृत, पाली, हिंदी, मराठी, कोंकणी, सिंधी, कश्मीरी, हरियाणवी, डोगरी, खस, नेपाली भाषा, तमांग, गढ़वाली, बोडो, अंगिका, मगही, भोजपुरी, नागपुरी, मैथिली, संताली, राजस्थानी, बघेली आदि भाषाएं और स्थानीय बोलियां भी देवनागरी में लिखी जाती हैं। देवनागरी विश्व में सर्वाधिक प्रयुक्त लिपियों में से एक है। यह दक्षिण एशिया की 170 से अधिक भाषाओं को लिखने के लिए प्रयुक्त हो रही है। ठीक है, इसका क्षेत्र कितना व्यापक है। अधिकतर भाषाओं की तरह देवनागरी भी बाएं से दाएं लिखी जाती है। प्रत्येक शब्द के ऊपर एक रेखा खींची जाती है, ये तो मैंने आपको ऊपर बता दिया। फिर इसकी एक विशेषता और है, यह एक ध्वन्यात्मक लिपि शायद केवल अधव लिपि है। भारत की कई लिपियां देवनागरी से बहुत अधिक मिलती जुलती हैं, जैसे बांग्ला, गुजराती, गुरुमुखी आदि। ठीक है, अब इसे कंप्यूटर में भी हम लिख पढ़ सकते हैं। ठीक है, भारतीय भाषाओं के किसी भी शब्द या ध्वनि को देवनागरी लिपि में ज्यों का त्यों लिखा जा सकता है, ये इसकी विशेषता है। और फिर लिखे पाठ को लगभग हूबहू उच्चारण किया जा सकता है, जो कि रोमन लिपि और कई लिपियों में संभव नहीं है। ठीक है, जब तक कि उनका विशेष मानकीकरण न किया जाए, जैसे आई ट्रांस या IST। ठीक है, अब अगर हम हिंदी की बात करें तो इसमें क्या है देवनागरी लिपि में, अगर सिर्फ हिंदी पर फोकस करें, ठीक है, तो इसमें कुल 52 अक्षर है, 14 स्वर और 37 व्यंजन है। ये आपको भी पता है। अक्षरों की क्रम व्यवस्था विन्यास भी बहुत ही वैज्ञानिक है। स्वर व्यंजन कोमल, कठोर, अल्पप्राण, महाप्राण, अनुनासिक, अंतस्थ, ऊष्म इत्यादि वर्गीकरण भी वैज्ञानिक है। एक मत के अनुसार देवनागरी काशी के प्रचलन के कारण इसका नाम देवनागरी पड़ा। ठीक है, अब अगर हम इसके और विस्तृत चर्चा करें तो इसमें आएगा कि भारत तथा एशिया की अनेक लिपियों के संकेत देवनागरी से अलग है, पर उच्चारण व वर्ण क्रम आदि देवनागरी के ही समान है, क्योंकि वे सभी ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई है। तो देवनागरी किससे उत्पन्न हुई है? ब्राह्मी लिपि से। उर्दू को छोड़कर उर्दू फारसी से उत्पन्न हुई है, इसलिए इन लिपियों को परस्पर आसानी से लिप्यंतरित किया जा सकता है। देवनागरी लेखन की दृष्टि से सरल, सौंदर्य की दृष्टि से सुंदर और वाचन की दृष्टि से सुपाठ है। अब हम इसके नामकरण पर भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे नागर अपभ्रंश या गुजराती नागर ब्राह्मणों से इसका संबंध बताया गया है, पर दृढ़ प्रमाण के अभाव में यह मत संदिग्ध है। दूसरा क्या है आपका? दक्षिण में इसका नाम नंदी नागरी था। हो सकता है नंदी नागर कोई स्थान सूचक हो और इस लिपि का उससे कुछ संबंध रहा हो। तीसरा आपका कारण क्या है? यह भी हो सकता है कि नागर जन इसमें लिखा करते थे, अतः नागरी अभिधान पड़ा, और जब संस्कृत के ग्रंथ भी इसमें लिखे जाने लगे तब देवनागरी भी कहा गया। चौथा आपका क्या है? सांकेतिक चिन्हों या देवताओं की उपासना में प्रयुक्त त्रिकोण, चक्र आदि संकेत चिन्हों को देवनागर कहते थे। कालांतर में नाम के प्रथम अक्षरों का उनसे बोध होने लगा और जिस लिपि में उनको स्थान मिला वो देवनागरी या नागरी कही गई। इन सब पक्षों के मूल में कल्पना का प्रधान निश्चयात्मक प्रमाण अनुपलब्ध है। ठीक है, यह देवनागरी क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है और इसका नामकरण कैसे पड़ा, इस पर हमने बात कर ली। अब अगर हम हिंदी में बात करें कि देवनागरी जो हमारा टॉपिक है, अगर हम उस पर बात करें
कि लिपि की सभी ध्वनियों के लिपि संकेतों को पहचान कर शुद्ध रूप में पढ़ना। तो आइए हम देखते हैं। इसमें जैसा अभी मैंने बताया कि इसमें 14 स्वर और 37 आपके व्यंजन हैं, ठीक है। टोटल मिलाकर हो गए आपके 52। ये हिंदी में जब वर्ड की बात करते हैं या लिपि देवनागरी लिपि में हिंदी की बात करते हैं तो ये आपको जो एकदम मूल बात है ये आपको जाननी है, क्योंकि ये इसकी जड़ है, ठीक है। फिर स्वर व्यंजन आप समझ गए। अब स्वर में क्या आता है आपका आ, ई, उ, री, ए, औ, ठीक है। ये इतना हो गया आपका। फिर उसके बाद आपका आ गया व्यंजन। व्यंजन जैसे हम जानते हैं ये 5 वर्ग में है। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग और पा वर्ग, इतना तो 5 हो गया। फिर उसके बाद आपका ये अलग आता है अंतस्था, ऊष्म, द्विगुण व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, अनुस्वार और विसर्ग, या इसको नासिक भी कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आ गया अल्पप्राण, महाप्राण। अब अगर हम का वर्ग की बात करें तो ये कंठ से निकलता है, ठीक है। दूसरा आपका है चा वर्ग। चा वर्ग आपका तालु से, टा वर्ग आपका मूर्धा और ता वर्ग जो है वो दांत से टच करके, और पा वर्ग है वो ओष्ठ से, ठीक है। फिर अंतस्था जैसे हम इसे हल्का सा बोलकर निकल जाते हैं, य, र, ल, व, ये इस पे ज़्यादा जोर नहीं देते। फिर ऊष्म, इस पे थोड़ा सा जोर देना पड़ता है, जैसे शा, सा, सा, हा, ठीक है। द्विगुण व्यंजन जिसमें 2 व्यंजन मिले हों, डा, ढा। संयुक्त व्यंजन, यहाँ पे भी 2 व्यंजन मिलकर एक वर्ण बन रहा है, जैसे छ, कक्षा, छत्री। तो छा नहीं लिखेंगे, छत्री ऐसे नहीं बोलेंगे। फिर आपका त्रिशूल, ज्ञान, ठीक है। श्र, अनुसार जिसमें आप हल्का सा बोलते हैं, जिसमें हल्का सा हल्की ज़्यादा जोर नहीं लगाते हैं, ठीक है। और विसर्ग जिसमें हम जोर लगाते हैं, जैसे चांद है ना। और यहाँ पे हो गया मंद, हल्का सा बोले और यहाँ पे बोले चांद, तो इसमें ज़्यादा जोर लगा रहे हैं और नाक की भी आवाज़ निकालनी है, ठीक है। इसीलिए इसे नासिक कहते हैं। फिर आपका अल्पप्राण और दूसरा है आपका महाप्राण। ये भी आपको मैंने पिछली कक्षा में बताया था कि किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा जो वर्ण होता है वो अल्पप्राण होता है, और महाप्राण जिसमें हम ज़्यादा जोर लगाते हैं। महाप्राण में किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा, तो इसमें पहला और तीसरा, इसमें दूसरा और चौथा, ये इसका मूल वजह जो है, मूल कारण है जो इसे अल्पप्राण और महाप्राण से अलग करता है। इसमें ज़ोर कम लगता है और इसमें ज़्यादा लगाना पड़ता है, ठीक है। फिर आपका ये इतना हम समझ गए। फिर आपका 1 से, अगर हम इसमें गिनती की बात करें देवनागरी में जो हम गिनती लिखते हैं, तो वो आपका 1 से लेकर 10 तक होगा। फिर रोमन की बात करें तो वो भी इसे ऐसे ही लिखेंगे। और एक बात और आपको बतानी है, इसमें जैसे उर्दू के वर्ड हैं ख, ग, फा, जा, ये 4 वर्ड जो है आपके ये उर्दू से लिए गए हैं, ठीक है। हम जैसा जानते हैं कि हमारी देवनागरी लिपि में या हिंदी भाषा में सिर्फ हिंदी के ही वर्ड नहीं है, हिंदी के ही शब्द नहीं है, बल्कि अलग अलग भाषा से हमने शब्द लिए हैं और जो आज तक यूज़ हो रहे हैं और आगे भी ऐसे यूज़ होते रहेंगे। इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताना चाह रही हूँ, जैसे हमने ये समझ लिया स्वर व्यंजन के अलग अलग जो प्रकार हैं कि कौन सा किस वर्ग में आएगा और हम इसे बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, ठीक है। फिर दूसरी बात ये है कि जैसे आ की कोई मात्रा नहीं होती और आ से ही व्यंजन हलंत हो जाता है। हलंत विशेष लिपि है, जैसे क, ख, ग, द, रा। इसमें क्या है, कोई मात्रा यूज़ नहीं हो रही, इसलिए ये हलंत है।
फिर दूसरा क्या है, जैसे दा से दा है, दा पे दू की मात्रा लगाया, ऊ की मात्रा लगाया, छोटा ऊ बड़ा ऊ की मात्राएं विशेष तरीके से लगाई जाती हैं, तो फिर वो क्या हो जाता है, रू। रू जैसे रूबरू एक शब्द बनेगा, रूबरू। फिर दूसरा आ गया आपका अनुस्वर, यानी अंक की बिंदी हल्का सा जिसमें लगता है, जैसे सिंह, कंस, दुख का प्रयोग व्यंजन संयुक्त स्वर के ऊपर और विसर्ग का प्रयोग व्यंजन से संयुक्त स्वर के आगे किया जा सकता है। ठीक है। व्यंजन के साथ स्वरों के निम्नलिखित 12 रूपों का चित्रण 12 खड़ी द्वारा किया जा सकता है। जैसे हम जानते हैं अ इ उ ए औ अह। ठीक है। का की 12 खड़ी निम्नांकित है, ये हम जानते हैं, का की कु के कै कौ का कहा। ये इतना हो गया, इसे 12 खड़ी कहते हैं। फिर आपका है अनुनासिक स्वर। जैसे मैंने बताया चंद बिंदी के लिए कोई स्वतंत्र वर्ण नहीं है, लेकिन उसका प्रतीक चंद बिंदी अवश्य होता है। जैसे ऊंचाई, हंसिया, स्त्रियाँ, यहाँ पे चंद बिंदी लगेगी, अनुनासिक स्वर। ठीक है। फिर आपका आ गया अनुस्वार या अनुनासिका स्वर में अंतर केवल इतना है कि अनुस्वार का स्वर तीव्र, ठीक है, और अनुनासिक चंद्र बिंदु का उच्चारण मंद होता है। जैसे फंद चंद्रमा अनुस्वार है, ठीक है, और अनुनासिका चंद्र बिंदु का उच्चारण मंद, जैसे मुंह, माझी। मैं ये आशा करती हूँ कि आप इस टॉपिक को भली भांति समझ